नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा ये क्रम चल रहा है क्लासेस का, वो है हिंदी उपन्यास, जो कि नेट की इकाई 6 है। और उसमें हमारा ये 13वां उपन्यास है दोस्तों, जगदीश चंद्र धरती धन्य अपना, जो कि आखिरी उपन्यास है। ये हमारी यूनिट जो 6 है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी। हम यूनिट 4, 5 और 3 और 1 ये हम पहले ही करा चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारी ये यूनिट 6 है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अगली यूनिट को देखेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं फिलहाल धरती धन्य अपना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले उस उपन्यास के जो लेखक हैं उपन्यासकार जगदीश चंद्र जी, उनके बारे में आपको, जगदीश चंद्र माथुर जी के, उनके बारे में कुछ उनके साहित्यिक जीवन परिचय और उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं जन्म स्थान के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। इनका जन्म स्थान है दोस्तों, वो है खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, जो कि दोस्तों दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर दूर है मात्र, ज़्यादा दूर नहीं है। और यह वह शहर है दोस्तों खुर्जा, जहाँ से खुद मैंने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, तो वो शहर है ये खुर्जा। और इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए की थी, यानी कि जो बेसिक शिक्षा है दोस्तों उन्होंने खुर्जा से ही की। उसके बाद जो एमए की है उन्होंने वो प्रयाग विश्वविद्यालय ने इलाहाबाद से अंग्रेजी से एमए किया था। और 1941 में फिर इनका इंडियन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में उनका चयन हो गया था। तो ये एक आईएएस ऑफिसर बन गए थे। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 6 वर्ष तक ये बिहार शासन के शिक्षा सचिव भी रहे। ठीक है, 6 वर्ष तक बिहार शासन की शिक्षा सचिव भी रहे। और 1955 से 62 तक वो आकाशवाणी, जो कि हमारा, आप जानते हैं आकाशवाणी को, आकाशवाणी में भारत सरकार के महासंचालक के रूप में इन्होंने काम किया। तो इसके अलावा 1963, जबकि आकाशवाणी तो दोस्तों अब हुआ है, पहले एआईआर था, एआईआर की महासंचालक के रूप में उन्होंने काम किया था 55 से 62 में। और 62 से 63 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने बिहार के तिरहुत जो मंडल है उसमें कमिश्नर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। क्योंककि आईएएस ऑफिसर से दोस्तों आपको पता है, तो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट कैसी होती है, वो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, फर्स्ट ग्रेड। और 1963 से 64 तक दोस्तों इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में एक विजिटिंग फेलो के रूप में नियुक्त किया गया, और वहाँ पर ये विजिटिंग फेलो भी रहे दोस्तों। तो विदेश में भी काफ़ी दिन रहे, और उसके बाद फिर ये वापस दोबारा लौट के आए। और उसके बाद उन्होंने 1971 ईस्वी में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य करते रहे। तो दोस्तों, इतना सारे कार्य करने के बाद में, नौकरियां करने के बाद में भी, और उसके बाद भी उन्होंने लेखन किया है और साहित्य में काफ़ी अपना योगदान दिया है दोस्तों। और मोस्टली खासकर तो ये नाटककार हैं। तो इसके बारे में और छोटी छोटी चर्चाएं दोस्तों हम करेंगे। पहले जगदीश चंद्र जी के बारे में और कुछ बताएंगे, जैसे कि माथुर जी जो है उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि एआईआर, जो पहले एआईआर हम एफएम सुनते थे, एआईआर उसका नाम बदल करके आकाशवाणी रखा। तो माथुर जी ने उनका नाम बदला था, उसका नाम रखा था आकाशवाणी, तो वो है माथुर जी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े जो लेखक हैं उनको रेडियो पर लेकर आए थे माथुर जी। बहुत बड़ा कार्य किया था, जैसे कि उनमें आपको नाम बता देता हूँ, जैसे सुमित्रानंद पंत, दिनकर जी और बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि जो बड़े साहित्यकार थे दोस्तों, उनको भी वो रेडियो पर लेकर आए। तो बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने, रेडियो के साथ उनका संबंध स्थापित किया। और साथ ही साथ दोस्तों दूरदर्शन, जो कि हमारे यहाँ 1959 में आया था। तो सबसे पहले दोस्तों तो जो दूरदर्शन का नाम जो रखा था दोस्तों दूरदर्शन, तो वो दूरदर्शन का नामकरण भी माथुर जी ने ही किया था। ठीक है। तो क्योंकि वो हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो के महासंचालक रहे हैं, तो इस आधार पर ये सब कार्य उन्होंने किए दूरदर्शन से संबंधित। तो और सबसे बड़ी मुख्य बात इनकी ये है कि एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो हमारे सिलेबस में हालांकि इनका जो लगा हुआ है ये धरती धन्य अपना उपन्यास है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये बात बता देते हैं आपको, नाटक में इनकी रुचि बचपन से ही रही थी। इन्होंने बचपन से ही कुछ नाटक लिखे और वो प्रकाशित भी हुए। और साथ ही साथ दोस्तों इनको नाटक में अभिनय करने में भी रुचि थी, बचपन से ही नाटक में अभिनय भी करते थे। और साथ ही साथ बहुत सारे जो नाटकीय मंच हैं दोस्तों, उनमें ये संचालक के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं और छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, जैसे कि अब हम चलते हैं उनके उपन्यास के बारे में चलते हैं दोस्तों। तो जो उपन्यास हैं दोस्तों इस प्रकार से हैं इनके उपन्यास। तो इनका सबसे पहले उपन्यास है दोस्तों, जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ था, वो है यादों का पहाड़। और यादों का पहाड़ 1966 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसके बाद दूसरा इनका उपन्यास है दोस्तों धरती धन्य अपना,
धरती धन्य अपना वो 1972 में प्रकाशित हुआ था, जो कि पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है, जो कि हमारे सिलेबस में रखा हुआ है और उसकी हम विशेष चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न दोस्तों, अगला जो उनका उपन्यास है, अगला उनका उपन्यास है दोस्तों, वो है आधा पुल तीसरा, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसकी जो कथा वस्तु है वो है युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन इसमें किया है दोस्तों, इस कथानक के रूप में माथुर जी ने। वो है इनका तीसरा उपन्यास आधा पुल। और उनका दोस्तों चौथा उपन्यास है कभी न छोड़े खेत, कभी न छोड़े खेत, जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, और यह है उनका चौथा उपन्यास है। और इसमें दोस्तों सामंती जाटों की जो कहानी है उसको दर्शाया गया है, ये उसकी मुख्य कथानक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कथा उपन्यास के साथ साथ उसकी कथा वस्तु और प्रकाशन काल भी साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, जिससे कि प्रश्न कहीं से भी आ जाए तो आप उसे छोड़े नहीं कर दें। अगला उनका पांचवा जो उपन्यास है दोस्तों वो है मुट्ठी भर काकर। मुट्ठी भर काकर दोस्तों 1976 ईस्वी में उनका प्रकाशित हुआ था उसी वर्ष, और इसमें पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी को दर्शाया है इस मुट्ठी भर काकर में। तो इसके अलावा और दोस्तों उनके उपन्यास जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा बताता हूं आपको, वो है जैसे कि छठे नंबर पर उनका टुंडा लाट, जो कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, और वो अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा कहानी है, प्रेम कथा है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सब वो उपन्यास है दोस्तों इन्होंने जो मूल रूप से खुद लिखे थे, अपने समय काल में प्रकाशित किए थे। और कुछ उपन्यास दोस्तों वो हैं जो उनको लिख तो दिया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाए थे, उनको बाद में प्रकाशित किया गया था। तो वो उपन्यास वो ये हैं, जैसे कि सातवां इनका उपन्यास है घास गोदाम, 1985 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। ये दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी इसमें दर्शाई गई है, और बड़ा ही अच्छा और मार्मिक ये उपन्यास है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों को इनका आठवां उपन्यास है नरक कुंड में बास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नरक कुंड में बास भी, और वो 1994 में प्रकाशित हुआ था। और बेसिकली नरक कुंड में बास जो है उसकी कथा वस्तु ये है कि वो जो धरती न अपना जो उनका उपन्यास है, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ दोस्तों, उसी को विस्तार रूप में पुनः से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो उसका नाम बदल कर दिया था नरक कुंड में बास। अगला है दोस्तों उनका उपन्यास नौमा, वो है लाट की वापसी, जो कि 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये जो उनका पहला उपन्यास जो 1978 में प्रकाशित हुआ था टुंडा लाट, जिसमें एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कहानी है, उसका विस्तार रूप से पुनः प्रकाशित करके वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है उनका उपन्यास 10वां है, जो कि जमीन तो अपनी थी, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। उसमें दलित जीवन से संबंध कथा उसमें दर्शाई गई है। यह इस प्रकार उनका कथाओं का ये उपन्यासों का क्रम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे इनके जितने भी उपन्यास हैं वो उपन्यास, उनके प्रकाशन काल और साथ ही साथ उनकी कथा वस्तु को भी साथ ही बता दिया है कि अगर प्रश्न उपन्यास में किसी भी तरीके से इन पर आधारित अगर आ जाता है तो आप 100% करके हैं, रह ना जाए। जगदीश चंद्र माथुर पर कोई भी उपन्यास का कैसा भी कथन रूप से किसी प्रकार से प्रश्न आएगा आप उसे नहीं छोड़ेंगे और आप वहाँ कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में एक और मुख्य, क्योंकि विशेषतः नाटककार हैं और इनके नाटक ज़्यादा फेमस हुए थे, तो इसीलिए मैंने दोस्तों इसमें इनके नाटकों को भी रख लिया है, जो कि इनके प्रसिद्ध 8 नाटक हैं। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, वो ज़रूरी है बताना। ठीक है, तो मुझे कुछ ज़रूरी लगा। वैसे हालांकि पहले कभी मैंने किसी उपन्यास करके नाटकों को नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़रूरी समझा था, इसलिए मैं आपको नाटकों को रख लेता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके नाटक भी आए हैं। जैसे इनका पहला जो नाटक है दोस्तों वो है भोर का तारा, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है इनका कोणार्क, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है दोस्तों ओ मेरे सपने, 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा है सर्दियाँ, 1959, जो कि सर्दियाँ दोस्तों आपको पता है कितनी बार सर्दियाँ नाटक के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, मैंने कितनी बार देखा है, तो इस दृष्टि को भी देखते हुए मैंने नाटकों को यहाँ पर लिया है। चौथा है इनका दोस्तों सर्दियाँ, 1959, जो कि पुनः मैं आपको बता रहा हूँ। और पाँचवा है दोस्तों उनका 10 तस्वीरें, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और छठा इनका नाटक है वो है परंपराशील नाटक, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इनका दोस्तों 7वां जो उपन्यास है वो है पहला राजा, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, पहला राजा 1970। और दोस्तों इसकी जो कथा वस्तु है वो है
हमारे यहाँ के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन पर आधारित ये राजनीतिक एक उपन्यास है। उसमें उनके शासन की गणना के बारे में बताया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पहला राजा, और कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इवन कथा वस्तु तक भी पूछ ली गई है, तो इसलिए मैंने इसकी कथा वस्तु भी आपको बता दी है। ये नेहरू जी पर आधारित उपन्यास है। और 8वां उपन्यास है दोस्तों इनका, जिन्होंने जीना सीखा, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये मोस्टली नाटक के लिए ज़्यादा फेमस थे, तो मैंने आपको सारे नाटकों के बारे में भी बता दिया। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि इनका एक कहानी संग्रह है, जो कि पहली रपट 1981 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको उपन्यास के साथ नाटक और कहानी संग्रह को भी बता दिया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने सारे दोस्तों आपको यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसा कि हमारा जैसे ही आगे सिलेबस बढ़ता है, वो है पात्र संयोजन। मतलब वो जो कथा है, कथानक, उसमें पात्रों को कैसे संयोजित किया गया है, कैसे कैसे रखा गया है। और पात्र संयोजन से ही दोस्तों आपको कथा के बारे में काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों पात्र संयोजन पर, जैसे कि हमारी क्लास में हमेशा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो पात्र हैं वो है काली। काली का जो मूल नाम है दोस्तों, वो उसका नाम वो होता है कालिदास। वो उपन्यास का नायक है और वह दलित समाज यानी चमार जाति से संबंध रखता है तथा उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकारों के अत्याचारों से शोषण से पीड़ित है। और दोस्तों इस पूरी जो कहानी है, जो पूरा कथानक है उपन्यास का, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, अगला दूसरा पात्र है जो कि नारी पात्र है दोस्तों, मुख्य नारी पात्र है, वो है ज्ञानो। उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है और वो एक दृढ़ चरित्र वाली स्त्री है और काली से वो प्रेम करती है। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं ये जो उपन्यास है वो दलित वर्ग के दो युवाओं की प्रेम कहानी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, उसको दर्शाया गया है। और दूसरी बात है दोस्तों इसमें कि जो काली से प्रेम करने के साथ साथ जो ज्ञानो होती है, वो अन्याय का विरोध करना भी जानती है कि समाज में जो अन्याय हो रहा है उसका वो विरोध किस प्रकार से कर सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें ज्ञानो जो होती है वो जस्सो की बेटी होती है, उसकी माँ का नाम जस्सो होता है, और मंगू की बहन होती है दोस्तों। उसमें मंगू भी एक पात्र है जो कि चौधरियों की चापलूसी और गुलामी करता है। यानी कि ज्ञानों का जो भाई है मंगू, वो चौधरियों की चापलूसी करता है और गुलामी करता है। दोस्तों अगला पात्र है वो है नंद सिंह। नंद सिंह जो है वो दलित समाज का एक और गरीब पात्र है, बिल्कुल काली की तरह, और वो काली की ही भांति सवर्ण समाज के अत्याचारों से परेशान है। ठीक है, तो दूसरा एक तीसरा पात्र हो गया। और चौथा पात्र दोस्तों इसमें हरनाम सिंह, जो कि एक मुख्य और विशिष्ट पात्र है, जिस पर भी कहानी सारी घूम रही होती है दोस्तों। तो वो हरनाम सिंह है, जो चौधरी वर्ग का प्रतिनिधित्व, और वह क्रूर शोषक है, स्वार्थी है, सामंती विचारों का पोषक है, और उसमें हमेशा चमारों के प्रति उपेक्षा की भावना भरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ यही ही मतलब एक कह सकते हैं कि ये एक दूसरा मुख्य पात्र है, यानी कि एक नायक होता है और एक दूसरा विलेन होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया गया है, इसको मुख्य पात्रों की गिनती में करेंगे हम हरनाम सिंह को। इसके अलावा दोस्तों और पात्र हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। वो है डॉक्टर बिशनदास। डॉक्टर बिशनदास जो हैं वो किताबी कम्युनिस्ट का प्रतीक चरित्र हैं, और दवाइयों की दुकान है उनकी, तथा बोलने की बड़ी आदत है होती है उनकी। और छठा जो पात्र है दोस्तों वो है छज्जू साय। तो दोस्तों छज्जू साय जो हैं वो एक बनिया संप्रदाय का प्रतिनिधित्व चरित्र है, और गांव के चौधरियों और दलितों दोनों से उसका मधुर संपर्क है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उससे व्यापार करना है, उससे तो दोनों को माल बेचना है, इसलिए वो दोनों वर्गों में हमेशा मधुर भाव रखता है, सहयोग भाव रखता है, और दोनों के साथ बातचीत और अच्छे से प्रेम व्यवहार से रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये पात्रों के बारे में और मैं आपको बताऊंगा। ये तो मुख्य पात्र हो गए, इसके बाद मैं अन्य पात्रों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और नीचे देखिए ये जो नोट्स है वो मेरे बनाए हुए हैं, और आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन नंबर है। हमारा एक ग्रुप भी है जहाँ पर हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने का दोस्तों हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि सबके सपने पूरे हो जाएं। हमारी ये सफलता सीढ़ी का यही ध्येय है, यानी कि सब सफल हो जाएं। अब चलते हैं दोस्तों अन्य पात्र जैसे कि मंगू है दोस्तों इसमें पात्र, जो कि ज्ञानों का भाई है। एक और अन्य पात्र है वो है प्रतापी, जो कि कालीचरण, जो कि काली है उसकी चाची होती है। जस्सो ज्ञानों की माँ होती है। निक्को और प्रीतो और दो पात्र हैं, जो कि वो भी ज्ञानों के पड़ोसी ही होते हैं। और निहाली जो होती है वो उसकी पड़ोसी होती है। और दोस्तों निहाली की चर्चा इस उपन्यास में बार बार कई बार आएगी, घूमता फिरता रहेगा ये नाम। तो निहाली जो है इसमें ये पड़ोसन होती है इनकी। और इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, निहाली के अलावा जैसे मुंशी शिवराम जो हैं वो गांव के मास्टर होते हैं। ठीक है, और एक है
पंडित संतराम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो अन्य पात्रों को मिलाकर कहानी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो दोस्तों वो होता है हमारा स्पेशल क्या होता है दोस्तों, कि हम आपको जो कथा में जो भी पात्र यूज हुए हैं उन पात्रों को ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करें। तो उससे पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पे बताता हूँ, वो है कथा वस्तु, यानी कि इस उपन्यास की कथा वस्तु क्या है और क्या हो सकती है। एक कथा वस्तु मतलब ये भी हो सकती है, वो ये है कि पंजाब के होशियारपुर के घोड़ेबाहा गांव की युवा दलित की प्रेम कहानी है इसकी कथा वस्तु दोस्तों, इस उपन्यास की धरती धन्य अपना। ठीक है, और हम क्योंकि ये एक प्रेम कहानी है तो इसलिए दोस्तों मैंने जो ट्रिक बनाई है उस पर भी हमने प्रेम को ही आधार बना करके पूरी ट्रिक बनाई है, यानी कि इस में सारे नवयुवक हैं और सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन करना है आपको ट्रिक को याद करने के लिए। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है जिससे कि आपको सब याद रहे। ठीक है, तो अगला है दोस्तों, ये ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से जो मेन पात्र की वो है, सबसे पहले लाइन है मेन पात्र की, वो है ज्ञानो दलित काली से प्रेम करती है, जो कि उपन्यास में भी बिल्कुल एज इट इज ही है, वो मैंने आपको बता दिया कि ज्ञानो जो है वो दलित काली से प्रेम करती है। अब दोस्तों इसके अलावा पंडित संतराम चौधरी, हरनाम व मुंशी शिवराम ये तीनों जो हैं क्रमशः नेहानी, बंतो और प्रीतो से प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा ना दोस्तों प्रेम कहानी है, तो मैंने इसमें सारी ट्रिक जो है प्रेम कहानी के आधार पर बना दी है। ये सब नवयुवक मैंने बना दिए हैं, संतराम चौधरी, हरनाम, मुंशी शिवराम, और ये क्रमशः जो प्रेम करते हैं वो नेहानी, बंतो और प्रीतो से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद करते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पात्र है, वो है नंद सिंह। नंद सिंह एक तरह से कृष्ण कन्हैया है, उस गांव के कान्हा है, और वो दलित जो हैं दलित होते हैं, और वो हज्जू, जीतो व निक्को वो तीनों उन पर आकर्षित होती हैं और वो तीनों उनसे प्रेम करती हैं। यानी कि एक जो नंद सिंह है उससे तीन स्त्रियां या तीन नवयुवतियाँ उनको चाहती हैं, उन पर आकर्षित हैं और उनसे प्रेम करती हैं। एक तरह से वो कृष्ण है नंद सिंह, नंद यानी कि भगवान कृष्ण जी के भाई हैं, नंदलाल लगा सकते हैं, नंद बाबा की जगह ये नंदलाल हैं, कृष्ण जी हैं, इस आधार पर आप कर सकते हैं कृष्ण जी नंदलाल जी हैं, और उन पर ये तीनों जो स्त्री पात्र हैं हज्जू, जीतो और निक्कू, ऐसा मान सकते हैं दोस्तों। तो वो तीनों उन पर आकर्षित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही पात्र संगठन हमारा, पात्रों से पात्रों की ट्रिक होगी। तो दोस्तों ये भाग पहला है हमारा धरती धन्य अपना पर, और दूसरे भाग में हम बचा कुचा कथानक सार, कथा वस्तु, महत्वपूर्ण बिंदु, विशेष, भाषा शैली और मुख्य कथन, आलोचनात्मक कथन, ये सब आपको दूसरे वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट अवश्य करें। अगर जो भी आपको अच्छी, बुरी, भली, जहाँ भी कोई कमी है बच लगती है उसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कमेंट आप अवश्य करें, लाइक करें या ना करें, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, आगे सफल हों। और दोस्तों अगर हम मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर नीचे मैंने आपको दे दिया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस पहले भाग में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको दूसरी वाली भाग पर।